नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे थे और भारतीय इतिहास का ही हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे और हमने ये भी बातचीत की थी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम आरएस प्री आरएस मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें आधुनिक भारत पूछा गया है और उस आधुनिक भारत के अंतर्गत अगर राजस्थान और भारत की क्रांति से संबंधित कोई टॉपिक है तो उन सभी बातों को हम क्लियर करते चलेंगे इन हमारी क्लासों के अंदर। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्लास आपके उपयोगी रहेगी और आरएस प्री और आरएस मेंस के लिए तो विशेष तौर से हमने इस क्लास को रखा है। तो जितने भी प्रतियोगी तैयारी करने वाले छात्र हैं, अगर वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं या फिर आपके किसी और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके सिलेबस में अगर भारतीय इतिहास का टॉपिक है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी आयाम है, जितने भी दृष्टिकोण है, उनको बड़े अच्छी तरीके से हम पढ़ें। हमें 1857 क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 क्रांति की हमने कुछ प्रारंभिक रूपरेखा की बात की थी। हमने इस क्रांति के अर्थ को जाना। इसके पश्चात क्रांति के समय हम इस जो पदाधिकारी थे, ब्रिटिश पदाधिकारी थे या भारतवर्ष में मुगल वंश शासन था, तो ऊपर आपके जो पदाधिकारी हैं उनसे जुड़ी हमने बातें की थी। उसके बाद हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदों का जो स्वरूप है, इसकी प्रकृति है या फिर इसके कार्य करने का जो तरीका है, जो नीति है, किस प्रकार से व्यापारिक संस्था से वो राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हुई है, कैसे भारतीयों के राजनीतिक जीवन और क्षेत्र में हस्तक्षेप वो निरंतर करती गई है, उन सारी बातों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने इसके कारणों की ओर प्रकाश डाला और सबसे पहले हमने इस क्रांति से जुड़ा हुआ जो राजनीतिक कारण है उसकी चर्चा की कि कैसे वहां के ब्रिटिश अधिकारियों, गवर्नर जनरलों की जो नीतियां हैं, जो पॉलिटिकल जो उनकी हम कह सकते हैं सोच है, वो कहने की भारतीयों के लिए अहितकारी सिद्ध हुई और इसका फलस्वरूप में क्रांति रूप में देखने को मिला। फिर हमने प्रशासनिक कारणों की भी चर्चा की और हमने ये भी जाना कि प्रशासन में कहीं न कहीं भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रशासन में आम जन की सहभागिता नहीं है, प्रशासक और आम जनता के बीच किसी प्रकार का संवाद नहीं है, जन कल्याणकारी प्रशासन नहीं होने की वजह से, प्रशासन अयोग्य और अपर्याप्त होने की वजह से भारतीयों ने क्रांति का रुख अख्तियार किया था। तो ये दो कारण हम पढ़ चुके हैं। जो तीसरा कारण आज हम पढ़ेंगे वह कारण विद्यार्थियों आर्थिक कारणों की हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ब्रिटिश की कौन सी आर्थिक नीतियां हैं जिसकी वजह से भारतीयों के जो प्रत्येक वर्ग है वो इस क्रांति में आपके शामिल हुआ है। हालांकि विद्यार्थियों, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां पढ़ते हैं तब हम इन सारी बातों को और व्यवस्थित रूप से गहनता से पढ़ते हैं, लेकिन हम ब्रिटिशों की सारी आर्थिक नीतियों को हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल उन्हीं बातों की यहाँ पर लेंगे जो हमारी क्रांति से हमको एक प्रकार से जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। एक विद्यार्थी बिपिन चंद्र है हमारे, जिन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में खूब सारी बातें लिखी है। उन्होंने कहा था कि जो आई 1857 क्रांति है, उस 1857 क्रांति के असंतोष के पीछे हमें दो ही कारण नजर आते हैं। एक तो जो ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीतियां हैं, ब्रिटिशों की जो आपके आर्थिक नीतियां हैं, ये आर्थिक नीतियां भारतीयों के लिए हानिकारक है और ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों की वजह से जो हमारे परंपरागत जो औद्योगिक ढांचा है वो आपके औद्योगिक ढांचा आपके ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और इन दोनों कारणों की वजह से भारतीयों ने इस क्रांति में अपनी सहभागिता निभाई। बिपिन चंद्र यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिशों की या हम कह सकते हैं कंपनी की जो आर्थिक नीति है, जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, वो भारतीयों के अनुकूल नहीं है और उनके एक प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम या उनकी अर्थव्यवस्था की वजह से या उनकी आर्थिक नीति की वजह से भारत से पहले से चला आ रही परंपरागत जो औद्योगिक स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। और जो परिवर्तन है ये भारत के हर उस वर्ग को प्रभावित करता है जो आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, कोई आपके मजदूर हो गया, जैसे आपके कोई कृषक हो गया, या फिर आपके कोई व्यापारी हो गया, या फिर कोई आपके औद्योगिक गतिविधि में संलिप्त आपके व्यक्ति हो गया। हर वो व्यक्ति जो आर्थिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, वे कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों की वजह से आपके असंतुष्ट होता हुआ नजर आता है। हम देखते हैं कि प्रारंभ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार पर एक प्रकार से एकाधिकार दिया गया था, लेकिन 1813 के चार्टर से कई बार परीक्षा में सवाल पूछते हैं। जो 1813 का चार्टर है, जब हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसे खूब सारे अधिनियम, एक्ट और चार्टर पढ़ते हैं। उसमें 1813 जो वर्ष है, उस वर्ष जो आपके अब कानूनी बोल दीजिए, चार्टर ही बोल दीजिए, विशेष रूप से जो पास किया गया है ब्रिटिश शक्तियों के द्वारा, उसमें निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई है। एक प्रकार से जो निजी आपके व्यापारी हैं, जो जिनको पहले भारत में व्यापार करने की छूट नहीं दी गई थी, इस एक्ट या चार्टर के बाद में भारत में एक प्रकार से उनको व्यापार करने की छूट दे दी गई है। अब इससे हुआ क्या विद्यार्थियों, भारतीय बाजार में निजी व्यापारियों की बाढ़ सी आ गई है और ये निजी व्यापारी भारतीय नहीं है, ये आपके यूरोपीय हैं, विशेष तौर से ब्रिटेन के हैं, और इन्होंने भारतीय व्यापारियों की जगह ले ली। तो इस प्रकार से एक्ट हमारे लिए, चार्टर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ।
कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े आपके दार्शनिक विचारक रहे हैं और उन्होंने भी बात कही थी कि जो अंग्रेज है वो अंग्रेज एक प्रकार का घुसपैठिया है जिसने भारतीय चरखे और भारतीय जो करगे हैं उसको नष्ट कर दिया है, और उसकी वजह से जो भारतीय बुनकर है उन भारतीय बुनकरों की जो हड्डियां हैं वो हमें रोड पर बिखरी हुई नजर आती है। तो जो कार्ल मार्क्स का जो यहाँ पर हमें कथन नजर आ रहा है, वह कार्ल मार्क्स का जो कथन है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों भारतीयों की उस समय की जो आपकी आर्थिक स्थिति है, भारतीय जो आपके हम कह सकते हैं कि आम उद्योग से जुड़े व्यक्ति हैं उनकी उस समय की स्थितियों को, उस समय की परिस्थितियों को हमें प्रतिबिंबित करती हुई नजर आती है। अब विद्यार्थियों जो ब्रिटिशों की आर्थिक नीति है हम उनको 2-3 स्तर पर देखेंगे। जैसे उनकी अगर आर्थिक नीतियों की अगर बात करेंगे, भू राजस्व से जुड़ी नीतियां, हालांकि जब हमने प्रशासन के कारणों के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने इस चीज को पढ़ लिया था, क्योंकि ब्रिटिशों का जो आर्थिक हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपके लगान से जुड़ा हुआ था, भूमि से जुड़ा हुआ था, और अपने लगान अपने भू राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत के अंतर्गत कई प्रकार की भू नीतियों को लागू किया था। एक प्रकार से टैक्स लेने वाले सिस्टम को लागू किया था जिसमें रेतवाड़ी प्रथा भी थी, महलवाड़ी प्रथा भी थी और आपके एक प्रकार से स्थायी बंदोबस्त भी था। लेकिन जितने भी ये आपके भू राजस्व नीतियां नए हैं, आप अगर उन सभी नीतियों का अगर आप एक प्रकार से विश्लेषण करेंगे तो सबके अंदर एक प्रकार से कर की दर है बहुत ऊंची है। हर सिस्टम के अंतर्गत किसी प्राकृतिक आपदाओं में किसानों का सहयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को सहयोग करने की बात नहीं लिखी गई है। टैक्स लेने के लिए जो सर्वे किया गया उसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मनमाने तरीके से अनुमान से आपके भूमि का सर्वेक्षण कर दिया गया, और एक प्रकार से इसमें अमानवीय दशाएं हैं। कहीं पर भी टैक्स लेने वाले और टैक्स देने वाले के बीच में कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं होते नजर आते। एक प्रकार से हमें उनमें कहीं ना कहीं आपकी कटुता नजर आती है। दो ग्रुप है, टैक्स लेने वाला ग्रुप और टैक्स देने वाला ग्रुप, इन दोनों के बीच में कोई आपसी अच्छे संबंध या मधुर संबंध दिखाई नहीं देते। तो जो ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत जो उनकी भू राजस्व संबंधी नीति है वो भू राजस्व नीति हमारे लिए हानिकारक हुई है, और इन नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा कृषक वर्ग आपके नाराज हुआ, या जमीन से जुड़े व्यक्ति या जमीन पर आधारित वर्ग है वो आपके अंग्रेजों से नाराज हुआ है। अगर हम इसी आर्थिक कारणों में दूसरे तत्व की बात करें विद्यार्थियों, ब्रिटिशों का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, जो व्यापारिक नजरिया है विद्यार्थियों, वो भी हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अब इस चीज को हम दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पुस्तक की ओर जाओगे तो वहां पर हमें एक नाम मिलता है आपके त्रिकोणात्मक व्यापार। अब इस त्रिकोणात्मक व्यापार को पढ़ने से आप ब्रिटिशों की जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसको और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इसको आप ऐसे समझिए कि इस तरफ मान लीजिए यहाँ आपके इंग्लैंड है और यहाँ आपके भारत है, उस तरफ आपके चीन है। तो जैसे जैसे ब्रिटिशों का भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण हुआ, उनके राजस्व पर नियंत्रण हुआ, भारतीय क्षेत्रों के जितने भी संसाधन उन पर नियंत्रण हुआ, तो इंग्लैंड के निवासियों ने क्या किया, भारतीय क्षेत्र में अफीम की खेती को प्रोत्साहन दी, इसको बढ़ावा दिया। अब ये अफीम जो यहाँ भारतीय क्षेत्र में उगाया जाता है इसको चीन के अंदर बेचा जाता है, क्योंकि चीन के अंतर्गत भारतीय अफीम की बड़ी आपकी डिमांड थी। तो भारत से एक आपके पदार्थ का निर्यात हो रहा है चीन के अंदर। अब चीन में जैसे ही आपके अफीम का निर्यात हुआ है, बेचा गया है, तो चीन से जो आपके संसाधन एक प्रकार से सामान्य भाषा में जो पैसा है वो आपके इंग्लैंड गया है, और इंग्लैंड में इसी पैसे से किसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, किसी प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अब ये वस्तुएं जो पदार्थ हैं इंग्लैंड से बिकने के लिए फिर आपके भारत आती है। अब आप यहाँ पर आप देखोगे जैसे कोई वस्तु पदार्थ बिकने के लिए भारत आया तो जाहिर सी बात है इसके बदले में भारतीय पैसा देंगे। ये पैसा पुनः आपका कहाँ चला जाता था विद्यार्थी, आपके इंग्लैंड चला जाता था। जब आप इस त्रिकोणात्मक व्यापार को देखेंगे तो हर स्थिति में लाभ के लाभांश की स्थिति में इंग्लैंड नजर आता है। एक तो जबरन और कम मूल्य पर अफीम उगाई जा रही है, उसका निर्यात चीन को कर दिया गया है। चीन से जो पैसा मिल रहा है वो इंग्लैंड ने लिया और उस पैसे का इस्तेमाल उसने औद्योगिक क्रांति में किया है, और उस औद्योगिक क्रांति के समय जो वस्तु बन रही, जो पदार्थ बन रहे हैं उसको बेचने के लिए एक प्रकार से भारत का बाजार के रूप में इस्तेमाल किया है। और इसी जो भारतीयों को जब ये वस्तु खरीदेंगे तो पैसा वापस कहाँ गया, आपके इंग्लैंड गया। तो हाँ, हर स्थिति में इंग्लैंड आपके लाभांश की स्थिति में नजर आ रहा है और भारतीय यहाँ पर हमें कमजोर होता नजर आता है। अंग्रेजों का जो आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण या औद्योगिक दृष्टिकोण ऐसा था कि इसने भारत को केवल कच्चा पदार्थ उपलब्ध कराने वाला एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्षेत्र बना दिया। भारत एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो इंग्लैंड के अंतर्गत होने वाली औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड के अंतर्गत स्थापित जो कल कारखाने हैं उनके लिए कच्चा पदार्थ उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बन गया। जैसे सूती वस्त्र के मान लीजिए अगर इंग्लैंड में औद्योगिक कारखाने स्थापित हुए हैं तो भारतीय क्षेत्र केवल उनको कपास उपलब्ध करवाएंगे।
यानी भारतीय क्षेत्र केवल आपके कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बच गया। इतना ही नहीं, जब ये कच्चा पदार्थ इंग्लैंड जाएगा और वहां पर वस्तुओं का निर्माण होगा तो भारत फिर उन्हीं वस्तुओं को खरीदने वाला बाजार बन गया। तो भारत कम मूल्य पर कच्चा माल को निर्मित करने वाला और उच्च दाम पर निर्मित होने वस्तुओं को खरीदने वाला बाजार बनकर रह गया। तो ये एक प्रकार का इंग्लैंड का, ये ब्रिटेन का व्यापारिक दृष्टिकोण है, ये भारतीयों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अब विद्यार्थियों, इससे होता क्या है, जैसे जैसे आपके भारतीय व्यापारी, भारतीय औद्योगिक जो आपके क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति हैं, इस वजह से भारतीयों की जो परंपरागत औद्योगिक ढांचा नष्ट होने लग गया, भारतीय व्यापारी बेरोजगार होने लगे, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले छोटे मोटे कल कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बेरोजगार होने लगे। लेकिन इस व्यापारिक घाटे की वजह से धीरे धीरे भारत के अंतर्गत विद्यार्थियों आपके बेरोजगारी बढ़ने लगी, और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी तो इसने एक और आपके समस्या को उत्पन्न किया। अब भारत के अंदर ऐसे लोग आ गए जो कम मूल्य पर, जो आपके कम मूल्य पर ज्यादा कार्य करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है तो काम चाहिए, तो अगर कम मूल्य रहेगा तो भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो एक प्रकार से बेकार जैसी व्यवस्था भारत में आपके उत्पन्न हो गई। इसने एक और आपकी दुविधा खड़ी कर दी, जो बेरोजगार हुए वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से जुड़ने लग गए हैं। व्यापार नहीं रहा, औद्योगिक क्षेत्र में इतने आपके अवसर नहीं रहे, तो उनका झुकाव आपके कृषि क्षेत्र होने लग गया। और कृषि क्षेत्र को तो पहले से ही आपके अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों से ध्वस्त कर रखा था, तो कृषि पर भार बढ़ने लग गया। और एक प्रकार से कृषि पर भार तो बढ़ा है, लेकिन कृषि से उत्पादन नहीं हो रहा है। जो उत्पादन हो रहा है वो इंग्लैंड के एक प्रकार से दृष्टिकोण से वो सारा पैसा टैक्स में जा रहा है। तो कृषि पर जैसे जैसे निर्भरता बढ़ती गई, कृषि क्षेत्र और आपके पतन की ओर जाने लगी है। तो इस प्रकार से जो कि भू राजस्व व्यवस्था है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, कहीं न कहीं भारतीयों के लिए हितकर हुआ, और इसी से बचने के लिए उन्होंने क्रांति में आपके मार्ग चुना, भारतीय व्यापारी, उद्योग और किसानों। एक इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों की जगह व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया। व्यापारिक फसलें जैसे मान लीजिए कोई चाय है, कपास है, या फिर मान लीजिए नील है, अफीम है, ऐसी फसलें जो व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। जब हर क्षेत्र में व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया तो भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी आ गई, और खाद्यान्न फसलों की कमी ने मानव निर्मित आपके अकाल को जन्म दे दिया। अब मानव निर्मित अकाल क्या मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अकाल आता है, सूखा पड़ता है, तो उस समय सरकार क्या करती है, कम मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण कराकर अकाल से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती है। लेकिन जब अकाल पड़ जाए और खाद्यान्न उतना नहीं हो जितना आवश्यक है, तो वो अकाल और हानिकारक सिद्ध हो जाता है। हम यहाँ मानव निर्मित अकाल में और जा रहे हैं, जहां सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के पास खाद्यान्न फसलें नहीं है। खाद्यान्न फसलें वो आपके अपने कष्ट खेतों में करने के लिए उनके पास एक प्रकार से हम कह सकते हैं अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है। तो इस वजह से जो भारतीय किसान है, भारतीय व्यापारी है, भारतीय मजदूर है, औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की आर्थिक नीति से परेशान थे। तो इसीलिए तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारतीय कि ब्रिटेन घुसपैठिया था जिसने भारतीय क्षेत्र के चरखे और करके को नष्ट कर दिया, और भारतीय बुनकरों की हड्डी हमें रोड पर बिखरी हुई नजर आती। तो ये है विद्यार्थी ब्रिटिश। हालांकि इसको पढ़ते तो लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगता है पूरे ब्रिटिशों की आर्थिक नीति को समझने के लिए, लेकिन हमने कम समय में इसको पढ़ा है, और उतना ही पढ़ा है जितना हमारे एक प्रकार से क्रांति के साथ चीज करेक्ट हो जाए। अब आप खुद सोचो, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति की वजह से किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, औद्योगिक कारखाने जुड़े व्यक्ति दुखी हैं, तो अपनी स्थिति को बदलने के लिए क्रांति अपनी सहभागिता निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? जाहिर सी बात है निभाएंगे। और इस वजह से विद्यार्थियों आर्थिक कारण भी हमें क्रांति के मुख्य कारण के रूप में नजर आता है, और बिपिन चंद्र ने तो आर्थिक कारणों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। इसके बाद भी विद्यार्थियों अब हमारा आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक कारणों की यहाँ मैं चर्चा करूं, हम दोनों कारणों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक और जो धार्मिक कारणों का अगर हम बात करेंगे इस क्रांति से जुड़ी हुई, तो विद्यार्थी हम इसको अभी 2-3 स्तरों पर देख सकते हैं। जैसे सामाजिक और धार्मिक स्तर पर होने वाले जो हमारे साथ होने वाले भेदभाव है, या फिर जो बढ़ती ईसाईकरण की प्रक्रिया है, यह हमारे रीति रिवाजों में जो हस्तक्षेप हो रहा है, और ब्रिटिशों का वैचारिक दिवालियापन। इन अगर 4 स्तंभों पर हम इससे पूरे टॉपिक की बात करेंगे तो और हमें बेहतर तरीके से चीज समझ में आ सकती है। जैसे अगर मैं सबसे पहले इसमें बात करूं तो जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से धार्मिक और सामाजिक स्तर पर जो होने वाला भेदभाव है ब्रिटिशों के द्वारा, ईसाइयों द्वारा, उस भेदभाव ने कहीं ना कहीं हमें सामाजिक और धार्मिक रूप से फिर से संगठित होने के लिए मजबूर किया। जैसे कोई भी आप सामाजिक उत्सव देख लीजिए, कोई भी आप सामाजिक संस्था देख लीजिए, कोई भी परिवहन के साधन देख लीजिए, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र देख लीजिए,
जहां पर हमें भारतीयों के साथ धार्मिक और सामाजिक भेदभाव नजर आएगा। भारतीयों को हई दृष्टि से देखा जाता था, उनके समाज और उनके धर्म को अशिक्षित माना गया था। और इस वजह से हम देखते हैं कि कई बार प्रशासनों में भी हमें बराबरी के पद नहीं दिए जाते थे। सैनिक स्तर पर जो पद बराबरी के नहीं दिए जाते थे, हमारे वेतन और भत्तों में अंतर होते थे। भारतीय धर्म और समाज से जुड़े हुए जो कई ऐसे जागीरदार है, कई सामंत है, उनसे उनकी जागीरें छीन ली जाती थी, कई राजाओं की आपकी उपाधियां छीन ली जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र है वो ब्रिटिशों की हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण उनमें असंतुलन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीयों के अंतर्गत एक प्रकार से ऐसी भावना स्थिति हो गई है, ऐसी भावना ने घर कर लिया है कि अगर हमने ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय समाज और भारतीय धर्म पूर्ण रूप से आपके ब्रिटिशों के नियंत्रण में जाए। तो भारतीयों के साथ किए जाने वाला जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव बिल्कुल सामान्य सी बात है ये, और उसके जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव की वजह से भारतीयों ने फिर अपने सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एक प्रकार से इस क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। यहाँ पर हमें दूसरी जो हमें स्तंभ नजर आ रहा है वो है आपके समाज और धर्म के अंदर बढ़ता हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप कैसे विद्यार्थियों, ब्रिटिशों ने कई ऐसे सुधार कार्य किए हमारे समाज से जुड़े हुए, लेकिन हमारे समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग है उस सुधार को भी आपके एक प्रकार से संदेह की दृष्टि से देखता था। कई बार वो हस्तक्षेप अच्छाई के लिए भी होते थे, लेकिन हमारा नजरिया उस समय ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश अगर किसी प्रकार हस्तक्षेप कर रहे तो उसके आने वाले समय नुकसान ही होगा, और कई बार ऐसा हुआ भी है। हम देखते हैं कि जब हमारे गवर्नर जनरल थे विद्यार्थी विलियम बेंटिंक ने क्या किया विद्यार्थियों, 1829 के अंतर्गत सती प्रथा को, आप सबने चीजें पढ़ चुके होंगे आप, ये जो सती प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और इस कानून को बनाने में प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन सती प्रथा को एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित करने से जो हमारा परंपरागत जो आपके सामाजिक समूह है, हमारा रूढ़िवादी सामाजिक समूह है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के खिलाफ हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश हमारे समाज, हमारे धार्मिक मान्यताओं में, हमारी प्रथाओं में कहीं ना कहीं आपका हस्तक्षेप कर रहा है। अगर इसके बाद में अगर बात करूं विद्यार्थियों, तो दूसरी बात ये होगी, आपने सुना भी होगा डलहौजी के समय। डलहौजी ने क्या किया विद्यार्थियों, 1850 के अंतर्गत एक वो अधिनियम लाए जिसको बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। हालांकि इसके बारे में धार्मिक निर्योग्यता एक्ट लिख देता हूं आपके, 1850 के अंदर लाए गए। इसे लेक्स लौकिक कानून भी बोलते हैं, इसे जातिगत असमानता निवारण अधिनियम भी बोला जाता है, कई सारे इसके नाम हैं। लेक्स लौकिक एक्ट भी बोलते हैं, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम भी बोलते हैं, और जातिगत अक्षमता निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों इस अधिनियम की अगर आप चर्चा करेंगे, इस अधिनियम के अंदर जो बातें हैं, तथ्य हैं, अगर उन पर आप ध्यान देंगे तो वह ऐसा था कि जो इस एक्ट से पहले अगर कोई हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है, विशेष तौर से ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, तो उसके साथ धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के सारे आपके पैतृक अधिकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही उसने अपना धर्म परिवर्तन किया तो हिंदू धर्म के अंतर्गत मिलने वाली उसकी संपत्ति है, जो अधिकार है, स्वतः नष्ट हो जाते थे। ये जो आपकी चीज है कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने धर्म परिवर्तन करने से रोकती थी, और ब्रिटिशों को लगा कि इस चीज को रोकना जरूरी है। अगर हमने इस चीज में बदलाव कर दिया तो हम लोगों को जल्दी धर्म परिवर्तन करने के लिए आपके राजी कर लेंगे। तो 1850 के अंतर्गत विद्यार्थियों यही एक्ट लाया गया था, जिसको बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, लेक्स लौकिक एक्ट बोलते हैं वैसे इसको। इसमें क्या किया गया था कि अगर कोई हिंदू अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनता है तो वो उसको सारे अधिकार मिलेंगे जब वो हिंदू था, उसको अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा, उसको धार्मिक दृष्टि से दूसरे अधिकार दिए गए थे हिंदू धर्म के अंतर्गत, वो सारे अधिकार उसके सुरक्षित रहेंगे। एक प्रकार से ये अधिनियम लाकर ब्रिटिशों ने या कंपनी ने भारत में ईसाईकरण की प्रक्रिया को तेज किया। अब कोई भी व्यक्ति जब अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो वो ये विचार नहीं करेगा कि धर्म परिवर्तन करने से उसका नुकसान होगा, अब उससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला, और इससे ईसाईकरण की जो प्रवृत्ति उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये आपके विद्यार्थियों डलहौजी के समय था। हालांकि जब सामाजिक सुधार पढ़ते हैं तो तब वहां पर चीजें पढ़ी जाती है, लेकिन चीजें कनेक्ट हो रही तो मैंने पढ़ा दिया। एक विद्यार्थियों 1856 में बेंटिंग के समय, माफ कीजिए कैनिंग के समय, हालांकि इससे 1856 वाला जो अधिनियम बात करेंगे इसकी रूपरेखा तो डलहौजी के समय शुरू हो गई थी, लेकिन इसको पास आपके कैनिंग के समय किया गया था। 1856 में जब हमारे भारतीय गवर्नर जनरल कैनिंग थे तो उस समय एक आपके अधिनियम लाया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ये आपके एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, और इससे जो आपके जो विधवा है उसको फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल सकारात्मक पहल थी, लेकिन इसको भी हमारे परंपरागत समूह ने कहीं ना कहीं हमारे धर्म और हमारे समाज में हस्तक्षेप आना। तो आप देखेंगे हालांकि सारी बातें जब हम सामाजिक सुधार पढ़ते हैं तो वहां पढ़ी जाती है, लेकिन इससे एक बात चीज समझ में आ रही है
चाहे सती प्रथा वाली पर रोक लगाने वाली बात हो, चाहे धार्मिक निरयोग्यता एक्ट हो, या फिर आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट हो, जो भी एक्ट लाए जा रहे हैं, जैसे आपके डलहौजी के समय, कैनिंग के समय, विलियम बेंटिंग के समय, तो कहीं ना कहीं भारतीयों ने इसको अपने समाज, अपने धर्म में हस्तक्षेप को स्वीकार किया। उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे समाज को तोड़ने की बात हो रही है। तो इस वजह से भी भारतीयों ने आपके अंग्रेजों के खिलाफ आपके क्रांति करने के एक प्रकार से मन बनाया है। तीसरा आपके कारण हमें नजर आता है कि बढ़ता ईसाईकरण। आप सब जानते हैं कि 1813 के एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को, ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं, उनको खुली छूट दे दी गई थी। और 1813 के जो चार्टर है, उसके एक प्रकार से कानून है, उसके बाद में भारत के अंतर्गत ईसाईकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकों का आपके प्रकाशन हुआ, ईसाई धर्म जुड़ी हुई आपके संस्थाएं, चाहे विद्यालय हो, चाहे उच्च शिक्षण संस्थान हो, उनकी आपकी स्थापना तेजी से हुई है। लोगों को धर्म परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें आपके तेज गति आई है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म से जुड़े व्यक्तियों ने हिंदू और मुस्लिमों के अंदर फूट डालने का काम भी किया, ताकि जो फूट पड़े उसका लाभ आपके ईसाई समुदाय को। ऐसा आपके ब्रिटिशों और कंपनी ने उस समय कार्य किया था। तो बढ़ती ईसाईकरण की प्रक्रिया से भी भारतीय समाज में चिंतित नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय समाज इसका विरोध करना चाहता है। और एक और बात, ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है, इसके पीछे ब्रिटिशों की जो एक वैचारिक प्रक्रिया है, वो भी हमें नजर आ रही है। ब्रिटिशों का जो वैचारिक दृष्टिकोण है, वो भी भारतीयों के अनुकूल तो कहीं नहीं है, चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लो, चाहे धार्मिक दृष्टि से देख लो। जैसे विद्यार्थियों, जो आपके मेजर एडवर्ड्स थे, उन्होंने कहा था कि भारत में हमारा एकमात्र उद्देश्य ईसाई धर्म को बढ़ावा देना है। तो मेजर एडवर्ड्स का ये जो वक्तव्य है कि भारत में हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू ईसाई धर्म को बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं उनके विचार की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि किस विचार से विद्यार्थी भारत में आते हैं। आर.डी. मेग्लिस ने कहा था विद्यार्थियों कि परमात्मा ने हमें हिंदुस्तान इसलिए भेजा है ताकि ईसाई धर्म का पताका हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाए। तो आर.डी. मेग्लिस और मेजर एडवर्ड्स का जो विचार है, उनके जो नजरिया है, कहीं ना कहीं हमें धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे धार्मिक और सामाजिक स्तर पर होने वाले भेदभाव, हमारे धर्म और समाज में बढ़ता हस्तक्षेप, बढ़ती ईसाईकरण की प्रक्रिया और उनका वैचारिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे धर्म को खोखला करता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें जो सुधार करने की कोशिश की ब्रिटिशों ने, उसको भी भारतीयों ने फिर संदेह की दृष्टि से ही देखा है। इस तरह से विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि समाज और धर्म के हस्तक्षेप ने भारतीयों के अंदर एक आपके उबाल पैदा कर दिया है, भारतीयों को क्रांति करने के लिए आपके मजबूर किया। इसके बाद विद्यार्थियों, जो हमें एक और महत्वपूर्ण कारण नजर आता है क्रांति का, और वो है विद्यार्थियों आपके सैनिक। आप जितने भी कारण आपने पढ़े विद्यार्थी से, राजनीतिक कारण, तो राजनीति से जुड़ा वर्ग आपके असंतुष्ट है। प्रशासनिक कारण, प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति असंतुष्ट है। आर्थिक कारण, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा व्यक्ति, जैसे किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, श्रमिक है, असंतुष्ट है। धार्मिक और सामाजिक कारण, हमने देखा कि जो व्यक्ति समाज और धर्म से जुड़ा हुआ है, उनके समूह से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, समाज और धर्म की चिंता करता है, वो भी ब्रिटिशों से असंतुष्ट है। और अंतिम काम अंग्रेजों की वजह से ये हुआ कि अंग्रेजी शासन की जो नींव है, उसको स्थायी करने में जिस तत्व ने सबसे अधिक योगदान दिया, सेना, वो भी कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिशों की नीतियों से असंतुष्ट है। ब्रिटिशों की कई ऐसी सैनिक नीतियां थी जो भारतीय सैनिकों के लिए हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लाभकारी होती नजर आ रही। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों की केवल 1857 की क्रांति से ही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी, ऐसा नहीं। कहते हैं कि जब 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो उस समय ही कुछ भारतीय सैनिकों ने मुनरो है, जो उस मुनरो या ब्रिटिश जो आपके कंपनी है, शक्ति है, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो हमें भारतीय सैनिकों के द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने की सबसे प्राचीनता हमें अगर बात की हमें मिलती है, तो 1764 में नजर आ जाती है। इसके बाद विद्यार्थी आपने देखा होगा, मद्रास के पास में वेलूर है, और 1806 में कई बार जो ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, उनमें एक प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। वेलूर मद्रास में, ये जिसे अभी हम चेन्नई बोलते हैं, तो वेलूर के अंतर्गत भी जो भारतीय सैनिक उन्होंने विद्रोह कर दिया था। कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक है, उनको तिलक और पगड़ी लगाने से रोका गया था। आप तिलक नहीं लगा सकते, आप पगड़ी नहीं पहन सकते। इस बात से ऑब्जेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि तिलक और पगड़ी के प्रश्न पर भारतीय सैनिकों का विद्रोह किया था, और कहा किया था, तो 1806 वेलूर में किया था। तो भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने से रोका गया है, पगड़ी पहनने से रोका गया है। तो सैनिकों की भावनाएं आपके आहत हुई है, और 1806 के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया। इसके बाद विद्यार्थियों 1824 के अंतर्गत हमें विद्रोह दिखाई देता है बैरकपुर छावनी का। पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी है, और वहां की जो 47वीं रेजिमेंट है,
इस 47वीं रेजिमेंट ने आपके विद्रोह किया। कैसे विद्रोह किया कि एक देखिए विद्यार्थियों, भारतीय समाज उस समय एक बात प्रचलित में थी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति या किसी वर्ग से जुड़ा व्यक्ति अगर समुद्र पार यात्रा करता है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो उसको ऐसा मान लिया गया था कि उसने कोई पाप किया हो। क्योंकि समुद्र पार करके जाना भारतीय उस समय अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं मानते थे, एक प्रकार उसको बुरा ही मानते थे। और 1824 में बैरकपुर के छावनी के 47वीं रेजिमेंट के जो सैनिक है उन्होंने इसी प्रश्न पर आपको विद्रोह किया था, क्योंकि यहाँ पर उनको समुद्र पार करके ब्रह्मा में जाने के लिए उनको मजबूर किया था और भारतीय सैनिक समुद्र पार यह यात्रा नहीं करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जाने के प्रश्न पर यहाँ पर आपके भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। तो हमें 1764 में भी हमें विद्रोह दिखाई देता है, 1800 में विद्रोह देता है, 1824 में विद्रोह दिखाई देता है। इसी प्रकार आपके 1838 के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक जगह है विद्यार्थियों सोलापुर, यहाँ के जो सैनिक है उन्होंने भत्ते को लेकर, जो सैनिकों को वेतन और भत्ते मिलते हैं उनमें जो आपके अंतर है भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में, तो उस अंतर को लेकर विरोध किया। तो आप देखेंगे तो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने 1764 में आपके बक्सर के युद्ध में, 1800 वेलूर में, 1824 बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने और 1838 में सोलापुर के जो सैनिक है उन्होंने ब्रिटिश जो सैनिकों से जुड़ी नीति हैं उनको लेकर आपके विद्रोह किया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये सारे तो विद्रोह हो ही रहे हैं। अब इस जो ये आग तो भड़क ही रही है, इस आग के अंदर घी डालने वाला काम कुछ ब्रिटिश नीति ने किया है। जैसे विद्यार्थियों 1854 के अंदर हमारे गवर्नर जनरल थे डलहौजी, और डलहौजी ने विद्यार्थी क्या किया, 1854 के अंतर्गत एक कानून बनाया जो निःशुल्क डाक व्यवस्था मिलती है, उस निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया 1854 में। जब कोई भी सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके घर पर पत्राचार करने के लिए उनको निःशुल्क डाक व्यवस्था, निःशुल्क डाक सेवाएं दी जाती थी। लेकिन अब आपके ब्रिटिशों ने 1854 में उसको समाप्त कर दिया। अगर आपको कोई डाक भेजने को तार भेजना है तो उसको आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं को कम किया गया है, उस सुविधाओं से उसे वंचित किया गया। तो निःशुल्क डाक व्यवस्था इसको समाप्त करने वाला कानून डलहौजी समय आया था 1854 में। तो इस चीज से भी आपके भारतीय दुखी थे। इसके बाद में 1856 के अंतर्गत जब कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल बने तो उनने सामान्य सेवा परिवर्तन अधिनियम एक कानून लेकर आए थे, जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों सामान्य सेवा परिवर्तन एक्ट, और इसी को आप साधारण भाषा में बोलते हो आपके सेना भर्ती अधिनियम, सामान्य भाषा में इसको सेना भर्ती अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसमें क्या था कि 1856 में कानून बना तो अंग्रेजों ने बात स्पष्ट कर दी कि अब भविष्य में जो भी सैनिक भर्ती होंगे उनको समुद्र पार यात्रा करना अनिवार्य होगा। और हमें अभी कहा था तो जो 1856 में जो आपके कानून बना है समुद्र पार यात्रा करने के लिए था, और अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय समुद्र पार जाना अपने धर्म और अपने समाज के अनुकूल नहीं मानते थे, लेकिन इस एक्ट में उसको अनिवार्य कर दिया। तो निःशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है, समुद्र पार जाना उनको अनिवार्य कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए आपके एक प्रकार से हानिकारक सिद्ध हुआ है। और भी कई सारे कारण थे, जैसे भारतीय जो सैनिक होते हैं उनको उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों को जो आपके वेतन मिलते हैं, जो आपके भत्ते दिए जाते हैं, उनमें अंतर था। जिस पोस्ट पर अगर कोई ब्रिटिश सैनिक बैठा है उसी पोस्ट पर अगर कोई भारतीय सैनिक बैठा है, फिर भी उनके आपके जो वेतन होते हैं और उनके जो भत्ते होते हैं उनमें अंतर था। एक बात आप ये देखेंगे, जब एनसीईआरटी पुस्तकों की ओर जाएंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई है, अधिकतर भारतीय जो सैनिक होते हैं वो किसी न किसी किसान और मजदूर परिवार से जुड़े हुए थे। अब आप देखोगे एक सैनिक तो किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, सैनिक जबकि मजदूर परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। तो उनके परिवार अगर किसान है तो किसान पहले से दुखी है, अगर उनके परिवार के लोग मजदूर है तो मजदूर पहले से भी दुखी है, और अब खुद सैनिक है तो अंग्रेजों की नीतियों से सैनिक भी दुखी है। एक तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी दुखी नजर आ रहा है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी दुखी नजर आ रहा है। और किसान और मजदूर जब आपके ब्रिटिश नीति से दुखी थे तो कहीं ना कहीं किसानों ने अपने आप को उनसे जोड़ दिया। उनको पता लग गया कि हमारे दुखों का कारण और हमारे परिवार के दुखों का कारण एक ही है। इस वजह से भी आपकी हमें क्रांति सैनिकों द्वारा करती नजर आ रही है। और अगर हम इसमें सैनिक कानून चर्चा डालें तो जो जैसे मान लीजिए वेलेजली ने साइक संधिया की, इसके बाद डलहौजी ने कई सारी आपके जैसे अवध है, गोद निषेध प्रथा थे, आपके जो कुछ 5-7 जो आपकी रियासतों का विलय किया था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाड़, झांसी, नागपुर, ऐसे खूब सारे आपकी रियासतों का विलय किया था। जैसे ही कोई रियासत का विलय ब्रिटिश सेना में होता है तो जो रियासती सेना है उसको भंग कर दिया जाता है, और जैसे ही रियासती सेना भंग होती है तो रियासती सेना में सैनिक रूप में कार्य करने वाले जो सैनिक होते हैं बेरोजगार हो गए। अब जैसे विद्यार्थी सैनिक बेरोजगार हुए तो कहाँ जाएंगे,
उद्योग तो अंग्रेजों ने पहले से ही नष्ट कर रखे हैं, व्यापार करने के हम लायक नहीं बचे हैं, हमारी कृषि व्यवस्था एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है। तो जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके पास कार्य नहीं है, सैनिक से वो निकाल दिया जा चुका है। और जो ब्रिटिशों की सेना वहां पहली व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, औद्योगिक हमारी जो स्थितियां कमजोर है, व्यापारिक स्थिति हमारी कमजोर है, और कृषि व्यवस्था का ढांचा पूर्ण रूप से आपके ध्वस्त हो चुका है। तो जो सैनिक है जिसके पास लड़ने की ताकत है लेकिन कुछ कार्य करने की उसके अंदर काबिलियत है, उसको उस काबिलियत का सही आपके इसको परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो उसने जो लड़ने वाली जो शक्ति है, जो ताकत, उसका इस्तेमाल ब्रिटिशों के खिलाफ किया। इसमें एक और अच्छा काम तब हुआ जब 1856 के आसपास संथाल विद्रोह हुआ था, और संथालों ने एक प्रकार से शस्त्रों के माध्यम से ब्रिटिशों को पराजित करने का प्रयास किया। और इस घटना ने कहीं ना कहीं विद्यार्थियों, जो भारतीय सैनिक है, उनको प्रेरित करने का काम किया कि अगर संगठित होकर कोई काम किया जाएगा तो परिणाम निश्चित हो सकते हैं। और इस वजह से विद्यार्थी हम देखते हैं भारतीय सैनिक भी ब्रिटिशों के खिलाफ हो गए। तो आपने जितने कारण पढ़े हैं, आधे घंटे पौन घंटे का समय लगा है, लेकिन जब आप मेंस में बैठेंगे या फिर मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठते हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में कहीं एक प्रकार से अवधारणात्मक सवाल आ जाता है कारणों से, तो मेरे हिसाब से आपकी चीजें अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपने जब राजनीतिक कारण पढ़ लिया है, प्रशासनिक कारण पढ़ लिया है, सामाजिक धार्मिक कारण पढ़ लिए हैं, आर्थिक कारण पढ़ लिए हैं, सैनिक कारण पढ़ लिए हैं, तो आपको चीज पता हो गई है कि भारत का हर वर्ग दुखी है, राजनीति से जुड़ा हुआ, प्रशासन से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ, सैनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हर वर्ग दुखी है आपके कंपनी से। जब हर वर्ग दुखी है तो हर वर्ग को उकसाने वाली कोई एक घटना की आवश्यकता होती है, और विद्यार्थी वो घटना ही थी चर्बी वाले कारतूस। जैसे चर्बी वाले कारतूस की जो अफवाह है, जो बात है, चारों ओर फैली, और उस अफवाह ने आग के अंदर घी का काम किया और क्रांति का विस्फोट हुआ। तो ये सारे धीमी गति से बनने वाले कारण हैं, और इस धीमी गति से चलने वाले कारणों को, इसको एक प्रकार से हवा देने का काम, उसके अंदर उबाल लाने वाला काम अचानक आपकी उस चर्बी वाली घटना ने किया, जिसको हम तात्कालिक कारण के रूप में देखते हैं। लेकिन हम तात्कालिक कारण को केवल उस एक नजर से नहीं देखेंगे, हम वहां एनसीईआरटी का प्रयोग करेंगे। एनसीईआरटी उसे तात्कालिक कारण नहीं कहती, उसे अफवाहें कहती है। और फिर वो आपसे प्रश्न पूछती है कौन कौन सी अफवाहें फैली है, लोगों ने उन पर विश्वास क्यों किया, क्या वो अफवाहें सही है या फिर वो एक प्रकार से मनगढ़ंत कहानियां हैं, निराधार कहानियां हैं, तथ्यहीन कहानियां हैं। तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार लेने का प्रयास करेंगे, जिसको हम सामान्यतः तात्कालिक कारण के नाम से जानते हैं। तात्कालिक कारणों के साथ में हम यहाँ पर अफवाहें भी लिख लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, या फिर जो अफवाहें उस समय फैली है उन अफवाहों के प्रति क्या नजरिया था, उन दोनों चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, तात्कालिक कारण पढ़ने से पहले मैं उन 3 अफवाहों की चर्चा करूंगा यहाँ पर, जो एनसीईआरटी पुस्तक थी। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसके अंदर एक पार्ट है विद्यार्थियों विद्रोही और राज, और उस विद्रोही और जो राज पार्ट है उसमें बड़े अच्छी तरीके से, बड़ी डिटेल में ये बात बताई गई है कि कौन कौन सी अफवाहें उस समय फैली थी, और उन अफवाहों के प्रति वहां के लोगों का क्या दृष्टिकोण रहा, क्या नजरिया रहा। सबसे पहले जो अफवाहें फैली थी विद्यार्थियों, वह थी आपके चर्बी वाले कारतूस। अब चर्बी वाले कारतूस की हम बात करेंगे आके, और कैसे ये तात्कालिक कारण बना उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरी जो अफवाहें फैली थी विद्यार्थियों, वो ये थी कि जो आटा है उसके अंतर्गत जो पशु है उनकी हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, ये एक आपके हड्डियों का चूरा, ये एक अफवाह फैली गई थी। और तीसरी अफवाह फैली थी विद्यार्थियों 100 वर्ष वाली। अब हम इन अफवाहों पर एक एक करके अब दृष्टिकोण डालते हैं। पहली बात करते हैं विद्यार्थियों आपकी चर्बी वाली घटना। ब्रिटिश जो सैनिक होते थे उनके उपयोग के लिए जिसे पिस्तौल या राइफल का प्रयोग किया जाता था उसको बोलते थे विद्यार्थियों बेस ब्राउन। समय के साथ सेना को आधुनिक बनाने के लिए, उच्च तकनीक के लिए, सेना के प्रयोग के लिए एक नई राइफल लाएगी जिसको बोलते हैं एनफील्ड राइफल। ये सवाल ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र में खूब पूछा जाता था पहले कि कौन सी पिस्तौल का प्रयोग आपके क्रांति के समय जो सैनिक होते हैं वो करते थे, बेस ब्राउन या एनफील्ड। तो पहले बेस ब्राउन थी, उसके बाद में जो राइफल लाएगी उसका नाम था एनफील्ड। अब जो एनफील्ड राइफल होती है विद्यार्थी, उसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता है, और जो कारतूस होते हैं उसके ऊपर एक कैप लगी हुई होती है। अब अफवाह ये फैल गई थी कि उस कैप के निर्माण में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हिंदू धर्म के सैनिकों के लिए गाय का जो आपके हम कह सकते हैं चर्बी या मांस है उसका सेवन करना एक प्रकार से अधार्मिक बात है, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए गाय एक धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से एक प्रकार सशक्त तत्व है, सशक्त प्रतीक है, आदरणीय प्रतीक है एक प्रकार से। और जो सूअर है विद्यार्थियों, इस्लामिक समुदाय के लोग उनसे घृणा करते हैं, उसके मांस का सेवन नहीं करते।
तो कहीं ना कहीं जो आपकी ये गाय और सुअर की चर्बी वाली बात है, हमारे हिंदू धर्म के और हमारे मुस्लिम धर्म के जो सैनिक है उन दोनों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आहत करती है। अब समय से दिक्कत ये आ गई विद्यार्थियों, जब इस संबंध में तत्कालीन जो आपके सैनिक पदाधिकारी उनसे जब बात पूछी गई थी तो उन्होंने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। इस संबंध में सैनिकों ने जब पदाधिकारी से पूछा कि हमें सही बताइए कि वास्तविक चीज है या नहीं है, तो जो उस समय जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपके सैनिकों के मन में ये बात गर कर गई कि जो ये अफवाहें फैल रही है, इस अफवाहों के पीछे कोई ना कोई सत्य बात जरूर है, ये निराधार, ये तथ्यहीन बात है। उस समय के ब्रिटिश पदाधिकारी लॉर्ड रॉबर्ट्स और गुप्त एक प्रकार से सूचना एकत्रित करने वाले एक आपके ब्रिटिश पदाधिकारी थे जॉन केवी। उन्होंने भी कहीं न कहीं अपने बातों, अपने व्यक्तियों में इस बात को सहमति प्रदान की है कि जो गाय और सुअर वाले जो चर्बी की जो आपके कारतूस से निर्मित घटना है उसमें कहीं न कहीं सत्यता थी। तो एक प्रकार से ब्रिटिश पदाधिकारी अनचाही मन से भी इस बात को स्वीकार करते। और दूसरी जो आपकी अफवाह थी, जो सैनिक जिससे आटे का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं, उस आटे के अंदर ही पशुओं की हड्डियों को चूरा मिला दिया, तो इनसे फिर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और एक बड़ी रोचक आपको अफवाह पहले थे 100 वर्ष वाली। हमारे समाज में जो 100 वर्ष का आंकड़ा है ना, एक प्रकार से पवित्र आंकड़ा बन गया है। प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं मानव की उम्र 100 वर्ष मान ली है। हम कभी किसी का आशीर्वाद देते तो हम ये कहते हैं 100 वर्ष तक जिंदा रहो। एक व्यक्ति 100 वर्ष पूरा जी लेता तो हम कहते हैं कि उसने अच्छी खासी जीवन शैली जी ली है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के उससे आप कालक्रम को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में 1757 के अंदर एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध, और यहीं से कंपनी एक प्रकार से राजनीतिक संस्था बनी। अब इसमें अगर आप 100 वर्ष ऐड कर देंगे तो जो वर्ष निकल कर आएगा वो होगा आपके 1857। उस समय कई जो आपके फकीर है, साधु है, सन्यासी है, भविष्य वक्ता, उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रिटिशों के समापन का वक्त आ चुका है। ब्रिटिशों को जितना राज करना था उतना कर लिया है। 100 वर्ष तक इनका राज लिखा हुआ था, 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब इनका समापन हुआ, अब इनका खात्मा होने वाला। और ये अफवाहें भी कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने का काम करके, अब ये तीनों जो अफवाहें हैं ये वास्तविक है, इनके पीछे कोई सत्यता है, इनके पीछे कोई आधार है या नहीं है, ये अभी भी एक प्रकार का शोध विषय बना हुआ है। लेकिन उस समय घटनाओं को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास किया है। और कहीं ना कहीं चर्बी वाली बात को तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पदाधिकारियों ने उस पर असहमति व्यक्त नहीं की है। अगर सहमत नहीं हुए तो असहमत भी नहीं हुए, मौन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मौन रहे हैं ना, उस मौन को भारतीय लोगों ने स्वीकृति के रूप में जाना है कि ये बात सच है। और विद्यार्थियों, जो चर्बी वाले कारतूस वाली घटना है, ये घटना ही इस क्रांति का तात्कालिक कारण बनी, जिसके बारे में आपके आरएस में सवाल पूछ लिया गया। तो विद्यार्थियों, तात्कालिक कारण मतलब भारतीय लोग पहले से कई सारे कारणों की वजह से असंतुष्ट हैं, विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। भारतीयों के अंदर पहले से आग आपके एक प्रकार से मौजूद है। अब उस आग को भड़काने वाला काम जिस घटना ने किया, उस घटना को तात्कालिक कारण बोलते हैं। ब्रिटिशों की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, इन सभी कारणों की वजह से भारतीय दुखी थे, गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था। उस गुस्से को बाहर लाने वाला काम इसे चर्बी वाले कारतूस की घटना ने कर दिया। इसलिए इस घटना को, इस क्रांति का तात्कालिक कारण कहते हैं। ये वह कारण है जिसके बाद में क्रांति प्रारंभ हुई है, इसलिए इसको तात्कालिक कारण माना गया। लेकिन एनसीईआरटी इसके साथ 2 और अफवाहों की बात करती है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आप खुद सोचें, लेकिन मेरा यहाँ पर काम था कि तीनों बातें पढ़ाना और दोनों नजरिए रखना। मैंने दोनों नजरिए रखा है। कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं, कुछ लोग इसको अस्वीकार भी करते हैं। लेकिन विद्यार्थी, बात यहाँ समाप्त नहीं होती। एनसीईआरटी पुस्तक जो होती है बड़ी रोचक तरीके से लिखी हुई होती है और वो प्रश्न पर प्रश्न करती है। वो अफवाहें तो बता दी आपको, अब वो आपसे अगला प्रश्न पूछ रही है कि आखिरकार लोगों ने इन पर भरोसा क्यों किया अगर ये अफवाहें थी। भाई आप ये तीनों चीजें स्वीकार कर रहे हो कि अफवाहें हैं, इसलिए स्वीकार करो कि मैंने इसको पढ़ा दिया। लेकिन उस स्थिति को आप सोचना स्वीकार कीजिए कि जब 1857 का क्रांति का समय था हमारे समाज में, तो उन लोगों ने इन बातों पर विश्वास क्यों किया। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है विद्यार्थी। पहला कारण यह माना गया है कि ब्रिटिशों का भारतीय समाज में निरंतर हस्तक्षेप बढ़ रहा था। हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप बढ़ रहा था, हमारे समाज में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, हमारे अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, हमारे राजनीति में हस्तक्षेप था, हमारे सैनिक जीवन में हस्तक्षेप था, हमारे प्रशासन में हस्तक्षेप था। और क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ कानून बनाए थे जिससे सती प्रथा को रोक दिया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया था, इसी प्रकार वो धार्मिक निरपेक्षता अधिनियम लाए थे, तो भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश ये काम कर सकते। एक व्यक्ति एक बार चोरी करता है, दूसरी बार चोरी करता है, तीसरी बार चोरी करता है, चौथी बार जब मोहल्ले में चोरी होती है सब व्यक्ति कहते हैं इसी ने चोरी की, भले उसने चोरी की हो चाहे ना की। यही आपकी स्थिति ब्रिटिश की होगी।
ब्रिटिशों ने हमारे समाज, हमारे धर्म को इतना तोड़ दिया है कि अगर वो कोई भी कार्य अच्छाई के लिए करेंगे फिर भी हम उसको संदेह की दृष्टि से ही देखेंगे। सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, अच्छा काम था, लेकिन हमने संदेह की दृष्टि से देखा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अच्छा काम था, लेकिन हमने इसको संदेह की दृष्टि से देखा। इसी वजह से भारतीय बात स्वीकार कर चुके थे कि ब्रिटिश इतने आपके वो लायक नहीं है कि उन पर भरोसा किया जा सके। वो जो भी काम करेंगे हमारे भलाई के लिए नहीं होगा, हमारे समाज, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए ही होगा। तो ब्रिटिशों के निरंतर हस्तक्षेप ने भारतीयों के अंदर इस बात को घर कर दिया कि ये काम उन्होंने कर सकते हैं। दूसरे विद्यार्थियों, ब्रिटिशों की निरंतर बढ़ती हुई ईसाईकरण की प्रक्रिया। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश निरंतर भारत में ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे थे, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे थे। और आप जानते हो कि भारतीय कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की इन नीतियों से दुखी थे। अब देखो, इन तीनों कारणों में से दो कारण तो सीधा धर्म और समाज से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस इसलिए प्रयोग किया ताकि हिंदू और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट किया जा सके। आटे के अंदर पशुओं की हड्डियों को चूरा इसलिए मिलाया गया ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, हम ईसाई धर्म की ओर चले जाए। तो इस बात, क्योंकि वो ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भारतीयों को लगा कि ये जो घटना है ना, ये कहीं ना कहीं ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज कर सकते हैं। और ये बात भी आपके सामने है। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक लिखी थी कॉजेज ऑफ इंडियन यूटिनी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आ गया इस क्रांति के आसपास में कि प्रत्येक भारतीय ब्रिटिशों की प्रत्येक गतिविधि को संदेह की दृष्टि से ही देखने लग गया था। चाहे वो उनकी दृष्टि ब्रिटिशों की नीति से अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन भारतीयों में वो संदेह की दृष्टि वाली बात आ गई। तीसरा आपके विश्वास करने का ये कारण था कि 100 वर्ष वाली बात। भारतीय जो आपके सामाजिक जो धर्म जुड़े हुए जो आम लोग थे, उनका कहना था कि अब ब्रिटिशों का अंत आ चुका है, उनके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो विपरीत कार्य करता। हम कहते हैं ना कि व्यक्ति पर जब आपके एक प्रकार से विनाश के बादल छा जाते हैं तो ना चाहते उससे गलत काम होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होगी। भारतीयों का मानना था कि अब ब्रिटिशों के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनका विनाश अब होना तय है, इसलिए उसे मूर्त वाला काम कर सकते हैं। बाहर से जाने से पहले पहले भारतीयों के धर्म और समाज को भ्रष्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस वजह से भारतीयों ने इन तीनों अफवाहों पर विद्यार्थी विश्वास कर लिया, जिनकी बात विद्यार्थी एनसीईआरटी करते हैं। तो ये विद्यार्थी जब आप गाइड पढ़ते हो, फैक्ट पढ़ने जाते हो, तो ऐसी बातें वहां आप नहीं समझ सकते कि जो हमने तोड़ मरोड़ इतना दिया है कि अब अगर हम किसी भी टॉपिक का मूल पढ़ते हैं तो हमें मूल पढ़ने में रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि हम बार बार वन लाइनर पढ़ते रहते हैं। मानिए आप मेंस का एग्जाम लिखने बैठे हो और आपने सारी चीजें नहीं बैठी है और आपके दिमाग में घटना ही है, केवल आपको इतना पता है कि अवध के अंतर्गत बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया, और आप उन सारी घटनाओं को रटकर जाते हो। परीक्षा में सवाल आ गया, उन कारणों को रेखांकित कीजिए जिसकी वजह से भारत में 1857 का महासंग्राम छिड़ गया। अब बताओ आप क्या लिखोगे उसमें, समस्या आपको वहां उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ तथ्य नहीं पढ़ने चाहिए, खूब सारे तथ्य पढ़ने चाहिए, लेकिन तथ्यों को अवधारणा के साथ जोड़ना चाहिए। जो हमारी अगली क्लास होगी जहां हम क्रांति के संगठन, उसके कार्य और क्रांति का विस्तार पढ़ेंगे, तो इतने सारे फैक्ट पढ़ेंगे कि आप खुद किसी भी गाइड में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं 8-9 किताब पढ़कर फिर आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और जितने भी ग्रंथ खादी पुस्तक है, स्वतंत्र लेखकों की पुस्तक सारी पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। और इसीलिए फिर मैंने आपको पहले 2 क्लासें ली है ताकि आपको क्रांति का अर्थ समझ में आ जाए, ब्रिटिश जो कंपनी उसका स्वरूप समझ में आ जाए, तत्कालीन परिस्थिति क्या थी समझ में आ जाए, और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से भारतीयों ने क्रांति का मार्ग चुना है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो हमने सारे कारणों की चर्चा कर ली है और परीक्षा में मेंस में यहीं से सवाल आने की संभावना रहती है। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें अच्छी तरीके से हम क्रांति के विस्तार को, क्रांति के प्रमुख केंद्र को जानेंगे। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, अपनी पुस्तकों से भी पढ़ें। चीजें कुछ कम लगी है तो आप इसमें चीजों को जोड़िए, अपने पॉइंट्स बनाइए, अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, किस प्रकार से चीजों को आपको हैंडल करनी चाहिए। चीजें आप खुद 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को आगे करेंगे और तब तक आप अच्छे से चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।